हेलो भाई लोग, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है अपने धाराशु ट्रेडर चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले जो सेबी की तरफ से एक सर्कुलर आया है, में क्या चीज़ें हैं और क्या इम्पैक्ट उसका ट्रेडिंग पे गिरेगा। पूरा रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट इन डिटेल में हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट गिरेगा, कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट है और किस चीज़ का हमारे इस पे पूरा इफेक्ट गिरेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें इन्होंने इसमें एक्सप्लेन की है मैंने पूरी समझने की कोशिश की है, तो जितना मुझे समझ में आया है वो आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। हो सकता है थोड़ा सा इसमें और उनको जो कहना है उसमें डिफरेंस आ जाए, तो उसके लिए ये रिपोर्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, तो आप वहाँ से जाके इन डिटेल आप पढ़ सकते हो। ये पूरा 18 पेज का रिपोर्ट है। इसको मैंने पढ़ के पूरे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे हैं तो उसको हाईलाइट किया है, जो आपके साथ शेयर करने थे। तो इसको बहुत आसान तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वीडियो के एंड में है, लेकिन उसका रेफरेंस बीच में रहेगा, तो आपको भी आइडिया लगेगा कि क्या भाई ऐसा क्या हो गया था कि इतने स्ट्रिक्ट रूल आए, सडनली ऐसा क्या हो रहा है। जो नए लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में एक आइडिया आ जाएगा कि लमसम कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। ओके, सेबी ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए और इन्वेस्टर का जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हम कुछ चीजें आज यहाँ पे लेके आ रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली एक कमेटी असाइन की थी और उनको बोला था कि देखो ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट में इतना वॉल्यूम सडन से क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो मेन रीजन आपको भी पता है, हमको भी पता है कि भाई कोविड के बाद पोस्ट कोविड एरा में मार्केट में बहुत सारे लोग आए और उसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि पहले क्या होता था कि बस थर्सडे को एक्सपायरी होता था निफ्टी बैंक निफ्टी का, बाकी कोई इंडेक्सेस थे ही नहीं। तो इन्होंने फिर अदर इंडेक्स जैसे बीएससी का बैंकेक्स पकड़ लो या फिर सेंसेक्स पकड़ लो या फिर एनएससी के और दो इंडेक्स जैसे फिन निफ्टी या मिड कैप सेलेक्ट, ये सब इंडेक्स इंट्रोड्यूस और क्या किया है कि हर एक दिन एक एक्सपायरी रहेगी। जैसे अगर आप देखोगे मंडे को मिड कैप हो गया, ट्यूसडे को फिन निफ्टी हो गया, वेंसडे को बैंक निफ्टी हो गया, थर्सडे को निफ्टी हो गया और फ्राइडे को सेंसेक्स। तो हर दिन एक्सपायरी है और उसके कारण क्या हो रहा है कि सेलर्स लोग सेल करके बैठ रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा बिफोर ये वीकली एक्सपायरी हर दिन चालू होने से पहले मार्केट में बहुत बड़े बड़े मुंह आते थे। एज अ ऑप्शन बायर अगर आपने मार्केट में इससे पहले काम किया है तो आपको आइडिया होगा कि 100 रुपए का प्रीमियम बहुत ऐसा कंटिन्यूशन में और बहुत रैली बड़े पॉइंट्स निकलते थे, जो बड़े पॉइंट्स है। अभी क्या हो गया कि रेंज कम हो गया, क्या हो गया, हर जगह पे सेलर्स सेल करके बैठ रहे हैं। वो हर दिन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो रहे हैं ना, तो प्रीमियम खाने का काम चल रहा है वहां पे। तो ऑप्शन बायर के लिए तो मार्केट में कुछ स्कोप है ही नहीं। हर दिन एक्सपायरी में ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमाएगा। ऑप्शन बायर के लिए एक दिन एक्सपायरी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि देखो ज्यादा एक्सपायरी हो जाएगा, ज्यादा लोग सेल करके बैठेंगे तो मार्केट एक रेंज में ही ज्यादातर काम करेगा, या फिर थोड़ा छोटा मोटा एक स्पाइक आएगा फिर वहीं से रिवर्स और फिर वहीं पे घूमता रहेगा। तो ऑप्शन बायर के लिए मार्केट तो ज्यादा सुटेबल है ही नहीं, तो इसमें बड़े पॉइंट्स निकलेंगे नहीं। स्कैल्पिंग वगैरह हो सकता है छोटे मोटे, इसके साथ आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। तो इन्होंने इसमें क्लियरली मेंशन किया है रिपोर्ट में कि इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में रिसेंट ईयर में क्या हो गया कि पार्टिसिपेशन, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके कारण जो वॉल्यूम था ना इसमें, तो वॉल्यूम भी अच्छे से बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है बस इंडेक्स में, इंडेक्स के डेरिवेटिव जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, इसमें वॉल्यूम बढ़ा है। ऐसा नहीं कि स्टॉक के ऑप्शन में वॉल्यूम बढ़ा है या फिर फ्यूचर में वॉल्यूम बढ़ा है। वॉल्यूम ड्रास्टिकली बढ़ा है बस ऑप्शन में। ऑप्शन में लोग मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट एंड मार्केट में स्टेबिलिटी प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक टीम को बिठाया था और उन्होंने कुछ डिटेल्स निकाली है, हम उसको वन बाय वन देखते हैं। इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया, इस रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो 2019 में उन्होंने लॉन्च किया था वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो उसमें क्या होता था, एक दिन में ही वीकली एक्सपायरी होता था, यानी थर्सडे को। तो उस दिन वॉल्यूम आना तो जाहिर सी बात है भाई, वीक में एक ही दिन है। उसके बाद 2023 में बीएससी ने क्या किया कि अपना डेरिवेटिव में अपना इंडेक्स जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट थे सेंसेक्स को लॉन्च किया। और सेंसेक्स में हमको पता है कि सेंसेक्स में क्या होता है, उसमें लिक्विडिटी का इशू है, तो स्पाइक्स बहुत लगते हैं। और तब से क्या हो गया कि ईच डे यानी हर दिन एक्सपायरी चालू हो गया और यहीं से मार्केट में क्या हो गया कि वॉल्यूम ड्रास्टिकली बढ़ना चालू हो गया। और इसका इन्होंने क्लियरली इस चार्ट में मेंशन किया है कि देखो यहाँ पे कि लास्ट के जो 16 मिनट है एक्सपायरी डे पे, तो वॉल्यूम कितना ड्रास्टिकली बढ़ता है। ये है कि पूरा इसमें कितना वॉल्यूम आया है। और लास्ट के 1 आवर में जो क्लोजिंग टाइम होता है जिसमें प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा। और ये जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। और जो ग्लोबल में डेरिवेटिव में जो ट्रेड होता है उसमें का 30 to 40% इंडियन मार्केट से जाता है, यानी जो टर्नओवर ग्लोबली होता है। जैसे मान लो कि 100
परसेंट अगर है तो उसमें का 30%, 30 to 50% इंडियन मार्केट से जा रहा है, देख रहे हो। तो इतने लोग इसमें अट्रैक्ट हो चुके हैं। उसके पीछे का रीज़न जो है, जो नंबर ऑफ लोग मार्केट में आए, तो जो डीमैट अकाउंट का नंबर हमको मिला है वो 15.8 करोड़ है। कब तक? मई 2024 तक इतने डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, जो कि अप्रैल 2022 में 12.2 CR था। तो ये जो 3-3.5 CR जो बढ़ चुके हैं नंबर, इतने नए डीमैट आ चुके हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं सीधा ऑप्शन में आ रहे हैं, सीधा ऑप्शन में। तो वॉल्यूम तो डेफिनेटली बढ़ेगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से और दिख जाइए। ओके, अगर इसमें देखोगे इंडेक्स ऑप्शन में जो 18 में वॉल्यूम था 4.5, 19 में 6.5 हो गया, 20 में 11 हो गया, यानी सीधा, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% का जंप है। फिर 21 में 26, यानी मोर देन डबल हो गया। यहाँ पे फिर डबल हो गया 22 में, फिर 23 में फिर डबल हो गया, 24 में अभी 138 के आसपास आ चुका है। यानी जो शुरू हुआ था 4.5 से वो 138 पे गया है। कंपेयर टू अगर अदर देखोगे तो भाई जो इंडेक्स ऑप्शन है, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, इसमें जो वॉल्यूम बढ़ा है, इसमें जो टर्नओवर हो रहा है कंपेयर टू अदर यानी क्या हो गया कि इंडेक्स का फ्यूचर पकड़ लो, स्टॉक का फ्यूचर पकड़ लो, या स्टॉक का ऑप्शन पकड़ लो, उसके कंपेरेटिवली इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप देखोगे ओवरऑल अगर कैश मार्केट भी देखोगे तो टर्नओवर इसमें भी बहुत ड्रास्टिकली बढ़ा है, लेकिन इसमें क्या हो गया है कि मैक्स 2x हो चुका है ये। लेकिन इसको देखोगे तो ये 10x हो चुका है। ये ऑलमोस्ट यहाँ से देखोगे तो 10x हो चुका है ये, जो बहुत ज़्यादा है। और उसी टाइम पे अगर निफ्टी 50 देखोगे तो निफ्टी 50 10,200 से 22, यानी 2x ये भी हो चुका है। और इन्होंने रिपोर्ट में भी मेंशन किया है कि ओनली इंडेक्स ऑप्शन सेगमेंट हैज शोन रियल ग्रोथ इन टर्नओवर। टर्नओवर में ग्रोथ हो रहा है, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। एक्चुअली देखा जाएगा तो क्या हो रहा है कि जो टर्नओवर में ग्रोथ हो रहा है वो क्या हो रहा है कि लोग जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, जो फार ओटीएम के प्रीमियम होते हैं, लोगों को एटीएम ओटीएम कुछ पता नहीं है, लोग उसको जानते भी नहीं है और सीधा ऑप्शन में आ जाते हैं। और जो दूर के कॉल होते हैं, बहुत दूर के, यानी मान लो कि अभी 50,000 पे चल रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन लोग ले लेंगे 55,000 का या 54,000 का, वो सस्ता मिलता है 10 रुपए के आसपास, 15 रुपए के आसपास, बहुत सस्ता मिल जाता है वो। तो उसके चक्कर में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ा पैसा डाल के वेट करते हैं ये कब बढ़ेगा, या फिर ये 15 का 20 कब होगा। तो भाई इसमें 1% भी मूवमेंट आ जाएगा तो ये कितना भागेगा, इतना ओटीएम का है, कितना ही भागेगा। 1% भी मूवमेंट आता है तब भी उनके प्रीमियम में कुछ 1-2 रुपए का उनको मूवमेंट दिख जाएगा। बहुत ड्रास्टिकली अगर रेस कर गया या फॉल कर गया तो चांसेस है कि वो प्रीमियम स्पाइक कर देगा, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, बहुत कम है। और वही उन्होंने आगे रिपोर्ट में डिस्कस किया है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे टर्नओवर का ही चल रहा है कि इंडेक्स ऑप्शन में जो टर्नओवर था वो 2% से 41%, यानी बहुत ड्रास्टिकली बढ़ा है, बहुत ड्रास्टिकली बढ़ चुका है वो। और जो एक्सपायरी डे होता है उसमें निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू अदर डेज। यहाँ पे कुछ डेटा भी है जो उन्होंने टाइम वाइज दिखाया है कि जो क्लोजिंग का टाइम है, यानी क्लोजिंग के टाइम पे जो वॉल्यूम आ रहा है वो सबसे ज़्यादा है। और कौन से दिन? एक्सपायरी वाले दिन, थर्सडे को एक्सपायरी होता है निफ्टी का, और उसी दिन का उन्होंने वॉल्यूम निकाला। मॉर्निंग इसमें तो चलो वॉलेटिलिटी रहता ही है, वो हर दिन का है, मॉर्निंग का फर्स्ट इसमें मार्केट में मूवमेंट होता ही है। लेकिन जो क्लोजिंग का टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन जो हो रहा है ऑप्शन में वो ज़्यादा हो रहा है। सेम बैंक निफ्टी का भी उन्होंने दिया है, वेडनेसडे को इसका एक्सपायरी है, तो जो क्लोजिंग टाइम है, जैसे मार्केट क्लोजिंग को 1 घंटा बचा है, तो उस टाइम पे जो मूवमेंट आ रहा है वो वेडनेसडे को जब उसका एक्सपायरी है तब ज़्यादा आ रहा है। इस डेटा को देख के हमको ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि लोग ज़्यादातर हीरो जीरो के पीछे भाग रहे हैं। यानी जो क्लोजिंग टाइम पे होता है, जब प्रीमियम बहुत सस्ता होता है, उसमें कुछ वैल्यू बची ही नहीं होती है, उस टाइम लोग उसको लेके उसको मल्टीप्लाई होने का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली गलती देखोगे तो गलती एक्सचेंज का है, उनको वीकली कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करने ही नहीं चाहिए थे, वो करने से पहले ही जानना था। अगर मान लो कुछ 5 रुपए की चीज़ अगर 50 पे जा रही है, या फिर 10 रुपए का प्रीमियम 200 रुपए जा रहा है, तो भाई जो देखेगा वो बोलेगा इसमें अगर 1000 डाल देता तो कितना हो जाता, तो 1000 का रिस्क तो मैं आराम से ले सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात है, तो वो डालता है। लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, अगर हम 10 बार लेते हैं तो कितने बार चांसेस है कि ये चल जाएगा? हो सकता है 10 में से 1 बार, 2 बार, 3 बार जाए। तो लोग उस तरह से सोच रहे कि भाई चलो इसमें हम डाल के देखते हैं, आज लक होगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। उसकी वजह से इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है। दूसरा मेन चीज़ है कि उसमें होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता है। जैसे मान लो 10 का 0 होने तक तो वेट कर लेते हैं कि भाई चलो वेट करते हैं, कितना जाएगा, 10 रुपये ही जाएगा। लेकिन 10 से जब 20 होता है तो तुरंत निकल जाता है। इसको 200 होने तक वेट ही नहीं करते, तो 200 होने तक वेट नहीं करोगे तो बनेगा नहीं ना, बड़ा पॉइंट्स निकलेगा नहीं। और 10 पॉइंट
आज 10 पॉइंट पे 10 पॉइंट कमा ले, कल तो ये जाने ही वाले। फिर के पीछे हमको ये चीज भी समझना है कि ये करने का तरीका चेंज करना चाहिए। करना ही है तो पूरा प्रोबेबिलिटी के साथ, पूरा इसमें कैलकुलेशन के साथ करना चाहिए। यानी 1% अगर इसमें डाल देते हो रिस्क पूरे कैपिटल का, तो आपको इमोशनली आप अटैच नहीं होगे उसमें। 1% कैपिटल का होता है तो इतना इमोशनली अटैच नहीं होते, तो आराम से उसको होल्ड भी कर सकते हैं। ओके, और कुछ रूल्स होने चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए, तब जाके उसमें प्रोबेबिलिटी बनता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, क्योंकि उसमें टाइम का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो चुका होता है। टाइम कुछ वैल्यू रहता नहीं है। ऑल ऑफ सडन अगर कुछ मूवमेंट आ जाए, जैसे कल फिन में आया था, जो 3 रुपीज का प्रीमियम था वो 180 चला गया, तो इतना ड्रास्टिकल मूवमेंट आ जाता है, तो भाई जो देखता है वो सोचता है कि इसमें कर सकते हैं। तो इतने अगर एक्सपायरी होंगे वीकली, तो हो सकता है 2-3 महीने में 1 बार या 2 बार ही जाए। लेकिन 1-2 बार हो गया तो लोग सोचते हैं भाई इसमें मैं 1 लाख रुपए डाल देता, इसमें 10,000 डालता तो कितना होता। समझ गए? तो वो जब दिखेगा तो लोग तो करेंगे उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि भाई जो 5 to 10 मिनट्स बिफोर एक्सपायरी होने से पहले जो प्रीमियम सस्ते होते हैं, लोग उसको क्या बोलते हैं कि उसको सस्ता समझ के उसको एज अ लॉटरी की तरह देखते हैं कि भाई इसमें इसको परचेस करके देखते हैं कि इसमें कितना बन सकता है। तो एज अ लॉटरी इसको देखो, इसमें सक्सेस होने के चांसेस है वो बहुत कम है। तो इन्होंने वही इस रिपोर्ट में भी मेंशन किया है, वो चीज़ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। और जो लॉसेस हो रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने रिपोर्ट में बोला है कि जो लॉसेस हो रहे हैं उसमें 23% क्या हो रहा है, लॉसेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से हो रहे हैं। यानी जो लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं, सिर्फ जो कॉस्ट है यानी जो चार्जेस लग रहे हैं उसके कारण वो लॉस में जा रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है उसमें। और जो एक्चुअली प्रॉफिट में, उनका प्रॉफिट का 50% वो चार्जेस में पे कर रहे हैं, जो कि कॉस्ट में जा रहा है। तो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस है। और अभी और गवर्नमेंट ने एसटीटी चार्जेस बढ़ा दिए, तो चार्जेस और बढ़ चुके हैं। एक्सचेंज के चार्जेस ज़्यादा है, की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है एक ट्रेडर की वो कम होती जा रही है। जो लोग इसमें प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि चार्जेस आप बढ़ा रहे हो रिटेल पार्टिसिपेशन कम करने के लिए। जो प्रोफेशनल लोग हैं जो यहीं पे काम करते हैं, या उनका ऐसा पकड़ के चलो घर यहीं से चलता है, उनके लिए ये जो चीज़ हो रही है वो तो सही नहीं है ना। और जो रिटेल पार्टिसिपेशन को कम करना चाहते हैं, वो चार्जेस बढ़ने से कम नहीं होंगे। वो ओटीएम के इसमें जाने की कोशिश करेंगे, और दूर जाने की कोशिश करेंगे, और दूर का परचेस करने की कोशिश करेंगे। तो उनको वो चार्जेस ज़्यादा है या फिर कम है, उसकी वजह से तो वो आए नहीं, यहाँ पे आए ही नहीं है। वो इसलिए आए क्योंकि इसमें उनको दिख रहा है कि 2 रुपए का चीज़ 100 रुपए हो रहा है, वो देख के आ रहे हैं। तो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इस रिपोर्ट में उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो निफ्टी 25,000 के आसपास है। तो क्या होता है कि ऊपर 35 कॉन्ट्रैक्ट्स और नीचे 35 कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी क्या हो गया ये कि मान लो कि निफ्टी का क्या होता है, एवरी 50 पॉइंट्स पे इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी 2550 2500, यानी ऐसे ऊपर 35 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और नीचे 35 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वही बैंक निफ्टी में देखोगे तो 45 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और इसमें क्या है, 50 का रेंज है, बैंक निफ्टी में 100 का रेंज है। तो वो चाहते हैं कि इसको बढ़ाना, इसको बढ़ाएंगे, या 100 के रेंज को हो सकता है 200 कर ले, या 250 कर ले, या फिर 300 कर ले, और इस 50 को 100 कर दे। और ये जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 35, 35, 70 है, उसको वो कम करना चाहते हैं। तो जो एंड में उन्होंने कंक्लूजन निकाला है, हम वहां पे उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। ओके, और जो लोग दूर के, यानी देखो अभी निफ्टी जहाँ पे इन्होंने एक बताया कि 5% दूर के भी लोग, यानी निफ्टी मान लो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां से 5% दूर, 5% अपसाइड 5% बिलो, वहां पे भी लोगों ने क्या किया है, काम किया है। तो की वजह से वो क्या कर रहे हैं, फार ओटीएम के कॉन्ट्रैक्ट कम करे। वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि उतना दूर कोई ट्रेड करता ही नहीं है। समझ गए? आप अगर एज ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर देखोगे, आप मोस्टली कहाँ काम करोगे, एटीएम में करोगे या इन द मनी करोगे मोस्टली। ओटीएम में कौन काम करता है, बहुत रेयरली। या फिर फार ओटीएम का कौन लेता है, जिसको हेज करना है, जिसको बेनिफिट चाहिए, जो सेलिंग में उसको बेनिफिट चाहिए, वही उसके लिए काम करेगा। बराबर है। ये जो काम हो रहा है कि बहुत दूर के, इसमें 5% ऊपर, 5% ऊपर, यानी कहाँ हो गया है, एक दिन में कहाँ निफ्टी 5% भागे। हर दिन थोड़ी ना इलेक्शन होता है, हर दिन थोड़ी ना मार्केट 5% 7% गिरेगा यार। 5% दूर के लोग अगर कॉल या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर वो तो गलत ही है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ मेंशन की है कि बाइंग अ चीप ऑप्शन एट फार अवे स्ट्राइक प्राइस रिगार्डलेस ऑफ हाउ लो द ऑड्स ऑफ सक्सेस। अगर इतना दूर का कॉल या पुट परचेस करके बैठेंगे तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, ये उन्होंने उसमें मेंशन किया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि 50 के ऊपर स्ट्राइक्स उसमें नहीं होगी, सिर्फ 50 स्ट्राइक्स होगी। यानी जैसे हमने डिस्कस किया था कि 35 ऊपर 35 नीचे, तो 70 हो गई। तो ये चाहते हैं कि 25 ऊपर 25 नीचे। सेम बैंक निफ्टी में भी 25 ऊपर 25 नीचे। बैंक निफ्टी में अभी करंटली 90 स्ट्राइक्स होती है, 45 ऊपर 45 नीचे। ओके,
और इसमें एक चीज़ मेंशन की है, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। ये तो ऑलरेडी होता है यार, कौन से इसमें मार्जिन का बेनिफिट मिलता है? मार्जिन तो हटा दिया ना पूरी तरह से, तो अपफ्रंट का तो कुछ सवाल ही नहीं है इसमें। तो मेंबर यानी जो ब्रोकर है उनको बोला है कि भाई तुम पहले ही पैसा ले लो। यानी मान लो कोई करते होंगे छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स, पता नहीं है मुझे। यानी मान लो कि मेरे पास 10,000 है ऑप्शन के लिए, और आपको बोलते कि चलो 50,000 का माल ले लो, आप 10,000 का आपके पास कैपिटल है, मैं 50,000 आपको लिवरेज देता हूँ। इक्विटी की नहीं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा तो होता नहीं है कहीं पे। यानी मान लो मेरा 10,000 का अकाउंट है और यहाँ पे 10,000 100 रुपये भी ऊपर होता है, या फिर 10,000 1 रुपये भी ऊपर होता है, तो ब्रोकर बोलता है ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऑर्डर वो रिजेक्ट हो जाता है। जितने अच्छे ब्रोकर है, जैसे जरुदा हो गया, धन हो गया, तो इसमें तो वैसा होता ही नहीं है, अलाउ करते ही नहीं है। अदर प्लेटफॉर्म में हो सकता है कोई छोटा मोटा ब्रोकर रहेगा वो अलाउ करता होगा, तो उनके लिए बोला है कि भाई अभी तक करते थे, अभी इसके बाद मत करो। फिर यहाँ पे बोला है कि कैलेंडर स्प्रेड जो एक्सपायरी के दिन है उसको जो बेनिफिट मिलता है, तो वो बेनिफिट को हटा देंगे। अब कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? जैसे मान लो अभी निफ्टी 25,000 के आसपास है, तो क्या होता है कि इसमें समझो मान लो कि मेरा व्यू बेरिश है, बेरिश रहेगा बुलिश रहेगा। बेरिश रहेगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें कॉल को मैं इसमें शॉर्ट कर दूंगा, ओके, करंट एक्सपायरी का। और नेक्स्ट एक्सपायरी के इसमें क्या करूंगा, कॉल को परचेस करूंगा, सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल नेक्स्ट एक्सपायरी का मैं परचेस करूंगा। और इसी में ओटीएम का जो कॉल है बहुत दूर का, यानी मान लो 26,000 का ओटीएम का कॉल मैं इसमें शॉर्ट करूंगा। इससे क्या हो जाता है कि इससे रिस्क कम हो जाता है और इसमें बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं मिलता, लेकिन एक कांस्टेंट आपको एक छोटा रिस्क के आगे छोटा रिवॉर्ड इसमें मिलता रहेगा, ओके। तो इसमें क्या होता था, जैसे ही मान लो मैं हेज करता था, मुझे हेजिंग का बेनिफिट मिलता था, लेकिन उसको वो बोल रहे कि अब इसको हटा देंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इससे तो ऑप्शन बायर के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके। यही बोल रहे द मार्जिन बेनिफिट ऑफ कैलेंडर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के दिन कम करेंगे। यानी मान लो एक दिन ही एक्सपायरी होता है ना, तो 4 दिन तो आप आराम से काम कर सकते हो। तो जो कैलेंडर स्प्रेड लगा के काम करते हैं उनके लिए भी इतना कुछ ये नहीं कि उनको उनके ट्रेडिंग पे उतना इम्पैक्ट गिरेगा, एक दिन का ही सवाल है। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, तो अभी मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या थी कि अभी मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता था कि 10 लाख के ऊपर जैसे ही जाता था। जैसे मान लो कि आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी का ये था लॉट साइज 25 का। जब बैंक निफ्टी 40,000 को क्रॉस किया तो लॉट साइज को रिड्यूस किया, इसको क्या किया 15 पे लेके आए। क्यों? क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 10 लाख हो जाएगा, ओके। और 40,000 अगर 100 होता है तो ये 10 लाख के ऊपर जा रहा है, 10 लाख के ऊपर जा रहा है, इसलिए इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इसको 15 करेंगे। अभी जब तक ये 66,000 या 67,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये 10 लाख को क्रॉस नहीं करेगा। ऐसा अब तक था, लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला है कि ये 10 लाख जो था तो हम इंक्रीज करेंगे। ये 10 लाख को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। इनिशियली इसको 15-20 लाख तक लेके जाएंगे फर्स्ट फेज में, और सेकेंड फेज में यानी 6 मंथ बाद उसको 20 to 30 लाख तक लेके जाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा जो 15 का लॉट है वो बढ़ के 25 का हो जाएगा, उसके बाद बढ़ के हो सकता है 50 का हो जाए। तो इससे क्या इम्पैक्ट गिरेगा, जैसे मान लो कि 300 का स्ट्राइक प्राइस है, 300 का स्ट्राइक प्राइस पे इस पे 4.5 के पहले आपको लगता था अगर एक लॉट ट्रेड करना है, तो हो सकता है बाद में इसमें 7.5 के लग जाए, और यहाँ आते आते हो सकता है उसको 15 के कैपिटल लग जाए, अगर आप एट द मनी या फिर इन द मनी काम करते हो। जो लोग ओटीएम में काम करते थे, जैसे मान लो 10 रुपए का प्रीमियम लेते थे, वो अभी भी 10 रुपए का ही प्रीमियम ढूंढेंगे, बराबर। उनको तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके दिमाग में 10 रुपए बैठा है, 10 रुपए 20 रुपए, वो तो दूर जाके देखेगा कहाँ 10 रुपए मिल रहा है और उसी को लेगा वो 10 रुपए 20 रुपए को, और उसी पे काम करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इसमें इन्होंने जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स है, वीकली जो हर दिन एक्सपायरी होता है, एवरीडे एक्सपायरी होता है, तो उसको कम करने की इन्होंने बात की है कि इसको हम क्या करेंगे, कम से कम रखने की उसमें कोशिश करेंगे, ओके। इसमें इन्होंने डेटा भी दिया है कि डेटा जैसे मान लो कि एक्सपायरी वाला दिन है, तो एक्सपायरी वाले दिन जो टाइम का वैल्यू होता है, जैसे ऑप्शन में आपको पता ही होगा कि 2 वैल्यू होती है ऑप्शन में क्या होता है, 2 वैल्यू, एक इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है, एक टाइम वैल्यू होती है। जैसे जैसे एक्सपायरी नियर टू एक्सपायरी आते हैं, टाइम वैल्यू कम होती जाती है और उसकी खुद की वैल्यू। तो इन्होंने टाइम के हिसाब से इसका एग्जांपल लिया है जो अच्छा खासा है और सीखने के लिए आपको बहुत इसमें अच्छा मिलेगा। अगर देखोगे ये 3 जुलाई को जो क्लोजिंग टाइम पे उन्होंने एक निफ्टी का ये दिया है और उसमें बताया कि इतना प्रीमियम था, लेकिन इसमें 126 रुपये टाइम वैल्यू था, 126 रुपये टाइम वैल्यू था। जो मॉर्निंग में जैसे ही ये 12:30 बजे तक आ गया वो रिड्यूस, यानी 100 पॉइंट तो इसमें ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए। यानी जो क्लोजिंग के टाइम पे थे, यानी आज एक्सपायरी है मान लो, तो कल क्लोजिंग पे जो था प्रीमियम, नेक्स्ट डे 12 बजे तक उसमें 100 पॉइंट, अगर मार्केट वहीं पे है उसी रेंज के आसपास है, अगर आप देखोगे इसको तो ये 24,286 है कल का क्लोजिंग, और आज कहाँ पे है 12:30 बजे 24,339। अगर देखोगे तो कल से ऊपर ही है। लेकिन क्या होता है कि जो टाइम का वैल्यू है वो तो कम हो गया ना, तो जो प्रीमियम थे
तो वो प्रीमियम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए और इसमें 100 पॉइंट का नेट टू नेट सीधा जिनके पास समझो कॉल और पुट होल्ड थे उनको लॉस हो गया। तो ये एक्सप्लेन किया है, अगर आपको देखना है टाइम वाइज तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इन्होंने इसमें नीचे मेंशन किया है कि अगर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट में स्टेबिलिटी करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्सचेंज है उनको बोलेंगे कि भाई आप एक ही दिन में प्लान करो, जो आप एक्सपायरी आपको करना है एक दिन में ही आप प्लान कर लेना। नेक्स्ट इसमें इन्होंने बताया कि आपका कुछ सुझाव हो या आपको कुछ इसमें ये करना हो तो आप में इनको कांटेक्ट करके या इनका जो फॉर्म है उसके ऊपर आप अपना सजेशन दे सकते हो। इतने इतने लोग हैं जो दे सकते हैं, किसी को देना हो तो आप ट्राई कर सकते हो। अभी अपन आते हैं मेन टॉपिक पे, जहाँ पे उन्होंने पूरा कंक्लूजन लिख के इस पे क्लियरली मेंशन किया है कि ये कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। जो जो चीज़ें हमने डिस्कस किया ऑलमोस्ट वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जैसे स्ट्राइक प्राइस में जो डिफरेंस रहेगा, जैसे हमने बात किया था कि मान लो कि अभी निफ्टी में 50 पॉइंट का डिफरेंस है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है। यानी मान लो कि निफ्टी है 25,000 पे, तो अगर इसका ऊपर का अगर कॉल लेना होगा तो 2550 का ही मिलेगा, अगर इसके ऊपर का लेना है तो 2500 का ही मिलेगा। जैसे बैंक निफ्टी में अगर 50,000 के पास बैंक निफ्टी है तो 50,100 नेक्स्ट मिलेगा, तो उसको क्या करेंगे इसमें बढ़ाएंगे। यानी मान लो कि निफ्टी का हो सकता है 2500 पे मिल जाएगा, यानी इससे क्या हो जाएगा थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। ओके, उसका इतना इम्पैक्ट गिरने वाला है नहीं। ओके, फिर इसके बाद क्या बोला है कि प्रिवेंट करेंगे, यानी स्ट्राइक प्राइस क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसको कम करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट थे पहले कि 35 ऊपर 35 नीचे बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में ऊपर 45 नीचे 45, तो उसको कम करेंगे, उसको 50 तक लेके आएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। यानी टोटल ये जो 90 होते थे इसको 50 ही करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, ऊपर 25 हो जाएंगे, नीचे 25 हो जाएंगे। भाई इतना दूर जाके कौन ट्रेड करता है? मैक्सिमम जो एटीएम का प्राइस है उसके आसपास हम ट्रेड कर लेंगे। या तो आप एटीएम में ट्रेड करोगे बराबर, या फिर आप थोड़ा सा इन द मनी चले जाओगे इसमें, इससे ज़्यादा दूर क्या ही जाओगे। या तो फिर ट्रेड करोगे तो 100 पॉइंट ऊपर ओटीएम में ट्रेड करोगे, उससे ज़्यादा क्या ही दूर जाओगे। हाँ चलो, जैसे मार्जिन का मैंने बताया, आपको सेलिंग करना है कम कैपिटल से तो आपको बेनिफिट चाहिए, तो आप दूर का ओटीएम एक परचेस कर लेते हो और नियर का जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसको आप सेल करते हो, क्योंकि मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। उससे ज़्यादा उतना दूर में कौन काम करता है, जो मार्केट में काम करता है। लेकिन जो देखा गया है कि यानी 5% दूर बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 50,000, वहां से 5% दूर का लोग क्या कर रहे हैं, कॉल या पुट परचेस कर रहे हैं, जो कुछ पैसे में होगा या फिर ऑलमोस्ट नियर टू जीरो है, उसमें बड़ा बड़ा क्वांटिटी डाल के उसको वेट कर रहे हैं, कुछ स्पाइक आ जाए तो इसमें निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ही उसकी वजह से इन्होंने ये सब यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट इसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है कि अप फ्रंट कलेक्शन, वो तो ऑलरेडी चलता है, कहीं पे मार्जिन नहीं मिलता है, तो इसका तो कुछ सवाल है ही नहीं इसमें। कैलेंडर स्प्रेड जो हमने डिस्कस किया था उसको, उसमें जो बेनिफिट मिलता है जो मार्जिन का, तो वो उसको हटा देंगे। लेकिन चलो क्या हो जाएगा कि एक्सपायरी वाले दिन हट भी जाएगा। जो लोग ये करते भी होगा तो वो ऐसा मत सोच लेना कि भाई इससे हम ये इसमें हम काम करते थे अभी हमारा नुकसान, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक दिन एक्सपायरी वाले दिन ही आपको इम्पैक्ट गिरेगा, बाकी 4 दिन आप आराम से काम कर सकते हो। ओके, तो ऐसा कुछ उसमें है नहीं। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, और फिर क्या है, मॉनिटरिंग करने के लिए बोल रहे हैं, ये चलो ये ब्रोकर का काम है, अपना कुछ है नहीं इसमें। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, जैसे हमने इसको डिस्कस किया था, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज इसको बढ़ाएंगे। फर्स्ट फेज में इसको 15 से 20 लाख तक लेके जाएंगे, यानी अपना लॉट हो सकता है 15 का 30 हो जाए, या फिर 15 का 25 हो जाए, और जो निफ्टी में 25 का हो सकता है वो 50 हो जाए जो पहले था। और नेक्स्ट फिर आफ्टर 6 मंथ इसको और बढ़ाएंगे, हो सकता है 50 का ये 100 हो जाए उस टाइम पर, ये 30 का 60 या फिर 25 का 50 ऐसा हो जाएगा। तो उससे भी कुछ इतना इम्पैक्ट गिरने वाला है नहीं। नेक्स्ट इसमें जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इन्होंने यहाँ पे बात किया है कि जो हर दिन एक्सपायरी होता है उसको क्या करेंगे, एक ही दिन करेंगे कि सब इंडेक्स एक ही दिन आ जाए और वहीं पे उनका एक दिन में एक्सपायरी हो, जैसे पहले था। जो बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है अदर डे हमको बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, जिस तरह से एक रेंज में अभी मार्केट काम कर रहा है ना, मूवमेंट भी आ रहा है लेकिन एक रेंज में, तो बड़े पॉइंट, क्योंकि हर जगह पे लोग क्या कर रहे हैं, सेल करके बैठ रहे हैं। जैसे बैंक निफ्टी शॉर्ट करके बैठता है, एक्सपायरी बैंक निफ्टी का है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो निफ्टी में एक मूवमेंट आना था, बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे मूवमेंट नहीं करने देते, तो वो कंटिन्यूशन नहीं कर पाता। 21-22 में लोग जो काम करते थे, जब अगर आप देखोगे कि निफ्टी 14-15,000 के आसपास था, बैंक निफ्टी 28,000-30,000 के आसपास था, तब देखना कितने ज़बरदस्त। और एक दिन में अगर बैंक निफ्टी तो ऐसे मूवमेंट करता था कि परेशान हो जाओगे। लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो बहुत बड़े पॉइंट्स निकलते थे, बहुत बड़े पॉइंट्स। तब इतना लोग शॉर्ट करके नहीं बैठते थे ना, वीक में एक बार ही एक्सपायरी था, तो बाकी दिन मौके बहुत मिलते थे। और कभी कभी क्या होता था कि चलो 2-3 दिन साइड हो गए तो वीकली एक्सपायरी में बहुत जबरदस्त रैली आती थी। अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है उसको स्लो डाउन करेंगे, फिर कल निफ्टी का एक्सपायरी है उसको स्लो डाउन, तो भाई ऑप्शन बायर बड़े पॉइंट्स निकालेगा कब।
तो फिर जो बड़े पॉइंट्स निकलते थे वो मिलना तो बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये मैं सोचता हूँ कि ये होनी चाहिए, जिससे बेनिफिट ही होगा लॉन्ग टर्म में। और जो लोग ₹1 का प्रीमियम ₹100 करने के लिए हर दिन एक्सपायरी में ट्रेड करते थे, उनके लिए बस ये बुरी न्यूज़ है। ओके, फिर इसमें बोला है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मार्जिन बढ़ाया जाएगा, 3% को उसको 5% कर देंगे। तो मार्जिन बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सेलर है उसका हो सकता है जो मार्जिन रिक्वायर्ड अभी हो वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसका भी उतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट मेजोरिटी ट्रेडर पे नहीं गिरेगा। हाँ, हो सकता है कैपिटल जो मान लो कोई 5 लाख से करता होगा, 5 लाख पे करता होगा, तो उसको हो सकता है अभी के लिए जिस तरह से बढ़ा रहे तो 7.5 लाख के आसपास उसको कैपिटल लग जाए ऑप्शन सेलिंग के लिए। ओके, और लास्ट चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो इसमें बोला है कि सर्कुलर इस डेट से इफेक्टिव होगा, लेकिन डेट इसमें मेंशन नहीं किया। तो इसका क्या मीनिंग होता है मुझे नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना, और कब से ये लागू हो रहा है ये बता देना, क्योंकि इसमें डेट मेंशन नहीं है। 2000 years later. एक सेकंड, आप किधर जा रहे हो ढूंढने के लिए कि ये कब अप्लाई होगा? ये जस्ट सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर है, अभी इसमें सबके ओपिनियन आएंगे, सब चीजें आने के बाद इसको पब्लिश करेंगे, तब ये सब चीजें लागू होंगी। नहीं तो आप डेट ढूंढते रहोगे, मिलेगी नहीं। सर्कुलर में जो भी चीज़ें थी हमने इन डिटेल हर चीज़ को डिस्कस किया है। आपका क्या ओपिनियन है कि आपको क्या लगता है कि इससे कितना बेनिफिट होगा या लॉस होगा? आपको आपका ओपिनियन क्या लगता है मुझे एक बार कमेंट करके बोल देना। आपको क्या लगता है इसमें कितनी चीज़ें हैं जो हमारे अगेंस्ट जाएंगी और कितनी चीज़ें हमारे फेवर में आएंगी? एज अ ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना और अपने कैपिटल का। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।